दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी ने सभी प्रभावित जिले श्रीकाकुलम, विजयनगर और विशाखापट्टनम में एहतियाती कदम उठाने को कहा है। वही बंगाल की खाड़ी में कम दबाव क्षेत्र में होकर जो तूफान है हजावाद पूरी तरह से अपने आप को मजबूत स्थिति के साथ देश में 3 राज्यों में ज्यादा खतरा होने की संभावना बताई जा रही है। आपको बता दें, पश्चिम मध्य से दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में ऊपर एक गहरे दबाव में बदल गया है। इसी बीच रविवार सुबह से कलकत्ता से तमाम जगह में भारी बारिश शुरू हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार इसके चक्रवाती तूफान में बदलने और शनिवार की सुबह तक यानी कि आज भी प्रदेश के ओडिशा, आंध्र प्रदेश तट तक पहुंचने की उम्मीद है। इसी कारण ओडिशा, आंध्र प्रदेश और गंगेय पश्चिमी बंगाल के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना बताई गई है। वही बात करें कलकत्ता के अलीपुर मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर बना निम्न दबाव सुबह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से 570 किलोमीटर दक्षिण पूर्वी और ओडिशा के गोपालपुर से 60 किलोमीटर दक्षिण पूर्व के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। अगले 12 घंटे में यह चक्रवाती तूफान बनकर उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार ये सुबह आज के दिन में ही तूफान उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तट से पहुंचने की संभावना बताई जा रही थी। इसके बाद ये उत्तर प्रदेश की पूर्वोत्तर बात करें उत्तर भारत की, खासतौर पर पूर्वोत्तर में जो है उस राज्य में मुड़ सकता है। आंध्र प्रदेश तट के साथ आगे बढ़ने की अनुमान बताई जा रही है। तूफान की रफ्तार 100 यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना बताई जा रही है। इसकी नतीजतन शनिवार और रविवार को दक्षिण बंगाल के लगभग सभी जिलों में भारी बारिश की संभावना है। तटीय जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। साथ ही इस दौरान तेज हवाएं चलना भी शुरू हो चुकी है। समुद्र से उथल पुथल मचने की संभावना है। तूफान की रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। मछुआरे को समुद्र तट पर जाने की सलाह दिया गया कि आप समुद्र तट पर ना जाएं। जो लोग समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं उन लोगों को जल्दी से अपने घर वापस बुलाने को कहा गया था। अगर पूर्वानुमान की बात करें, आज उत्तर और दक्षिण बंगाल के अधिकांश स्थानों पर गरज सकते हैं। बौछार हल्की से माध्यम से बारिश आने की संभावना है। दक्षिण उत्तर 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, हावड़ा, कोलकाता, हुगली जिले में हल्के से हल्के बारिश होने की आसार है। वही 5 दिसंबर की बात करें, राज्य के गंगा तटवर्ती सभी जिलों में अधिकांश स्थानों पर गरज के साथ छींटे और हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 6 दिसंबर 2021 की बात करें तो गंगेय पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में कई स्थानों पर आंधी और हल्के मध्यम की बारिश होने की संभावना है। येलो व ऑरेंज वार्निंग भी जारी कर दी गई है। पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर जिले के 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। बात करें यहाँ की येलो वार्निंग की, उत्तर 24 परगना, झारग्राम, हावड़ा और हुगली जिले के 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। 5 दिसंबर 2021 को ऑरेंज वार्निंग में उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, हावड़ा, कलकत्ता, हुगली जिले में 1 स्थान पर भी भारी बारिश हो सकता है। येलो वार्निंग में पुरुलिया, बांकुड़ा, नादिया, मुर्शिदाबाद, पूर्व और पश्चिम बर्धमान, बीरभूम जिले में 1 या 2 स्थान भी इसमें शामिल हैं। 6 दिसंबर की बात करें तो उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नादिया, मुर्शिदाबाद जिले में भी 1-2 स्थान पर अनुमान बताई जा रहे हैं। इस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है आम जनमानस पर? निचले इलाकों में बाढ़ और जल भराव के साथ भारी बारिश के कारण जो छवि हमको देखने को मिलता है, सड़क पर जल भराव के कारण प्रमुख शहर के यातायात बाधित हो सकता है। बागवानी और खड़ी जो फसल है, खासतौर पर इस समय जो बंगाल में धान की खेती उसमें नुकसान हो सकता है। आलू सहित तमाम चीज़ों की, सब्जियां के कुछ नदी जल ग्रहण क्षेत्र में नदी में बाढ़ भी आ सकती है। ये अपनाए जा सकते हैं कुछ उपाय। आखिरकार इसको लेकर क्या उपाय हम अपना सकते हैं? अपने गंतव्य के लिए, अपनी मंजिल पहुंचने के लिए जो निकल चुके हैं वो अपने यातायात पर्यावरण से बचने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित रहने की मजबूर किया जा रहा है। उन क्षेत्र में जाने से बचे जहां अक्सर जल भराव की समस्या से सामना करना पड़ता है। कमजोर संचारण रहने से बचे। समुद्री तट पर पर्यटकों की आवाजाही प्रतिबंध लागू कर दी गई है। धान और बागवानी फसलों पर जैसी पकी हुई फसलों की कटाई कर ले। साथ ही कटी हुई फसलों पर भी ये सुरक्षित नहीं है।
आपको बता दें 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने वाली ये तूफान है। इस दौरान करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हवाएं चलेगी। इस हवा में सबसे ज्यादा असर विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, पुरी, गंजाम, गजपति, भद्रक, बालासोर, नयागढ़ जिले की प्रभाव की आशंका है। मौसम विभाग ने सोमवार तक सभी मछली पकड़ने वाले मछुआरों को पर्यटन और गहरे समुद्र में न जाने की सलाह दी है। वहीं ओडिशा की बात करते हैं, यूजीसी और नेट परीक्षा भी रद्द कर दी गई। ओडिशा और आंध्र प्रदेश सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया है। उन्होंने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि 5 दिसंबर को होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। 2020 और जून 2021 की रद्द की गई थी, फिर इसके बाद रीशेड्यूल कर दी गई थी। जो इसके संबंधित जो डेटा शीट है बाद में अपलोड की जाएगी। आईईएफटी की परीक्षा भी रद्द कर दी गई। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के भुवनेश्वर, संबलपुर, कटक ओडिशा और कलकत्ता दुर्गापुर समेत 5 दिसंबर होने वाली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड की एमबीए एग्जाम 2022-24 की प्रवेश परीक्षा को भी शेड्यूल तरीका से रीशेड्यूल कर दिया गया है। इसकी तारीख एक बार फिर की जाएगी। वही बात करें उड़ीसा में 14 जिला में अलर्ट घोषित कर दिया गया, जो वार्निंग दी गई। उड़ीसा में 14 जिला में तटवर्ती अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिस राज्य में 266 रेस्क्यू टीम तैनात कर दी गई है। इनमें से एनडीआरएफ, स्टेट फायर डिपार्टमेंट और ओडिशा एसडीआरएफ टीम भी शामिल है। साइक्लोन की जवाब को खतरे में देखते हुए ओडिशा सरकार ने 12वें इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल को भी टालने का फैसला किया है। यह फेस्टिवल प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर के पास आयोजित किया जा रहा था। इसे कोणार्क फेस्टिवल भी कहा जाता है। इसमें देश भर के स्टैंड आर्टिस्ट शामिल होकर तरह तरह के जो लोक कलाकृति संस्कृति वो दर्शाते हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के जगमन रेड्डी ने निर्देश दे दिए हैं। खासतौर पर विजयनगर, विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम के तूफान को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया था। जगमन रेड्डी ने गुरुवार को डीएम के साथ तमाम सारी चीजें बातचीत करने के चलते ही वहां बचाव कार्य के लिए काम कर दिया गया है। शनिवार शाम तक विशाखापट्टनम यानी कि आज भी टकराने की संभावना है। बंगाल में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके में भारी बारिश, बहुत से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। उसमें दोनों 24 परगना, दोनों मेदिनीपुर सहित हुगली तमाम जिलों में ये बारिश हो सकता है। जवाद क्या है, उसका मतलब क्या है? जवाद एक अरबी शब्द है। इसका मतलब उदार या दयालु होता है। इसके लिए माना जा रहा है कि ये तूफान ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। हालांकि आईएमडी ने 4 दिसंबर की सुबह की अधिकतम
रफ्तार 100 किलोमीटर से प्रति घंटा होने के अनुमान लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तूफान का नाम सऊदी अरब के सुझाव पर रखा गया है। पिछले साल आए अम्फान साइक्लोन के कारण लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। रुक करते बंगाल की हमारी सहयोगी जुड़ चुके हैं शांतनु बनर्जी। शांतनु के साथ जानकारी करेंगे कि बंगाल सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारी है। शांतनु, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। शांतनु जी, सबसे पहले सवाल है कि बंगाल सरकार की तरफ से, खासकर ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से जांच से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारी की गई है? जी चंदन जी, आपने जो कहा है तो बिल्कुल सही बात है। तो कम से कम हम लोग देखा है कि पिछले कई सालों से एक मतलब बड़े से बड़े जो सुपर साइक्लोन आम्फान से लेकर बड़े से बड़े सुपर साइक्लोन को बंगाल को सभी लोगों का आमने सामना करना पड़ा। तो इसी मतलब देखते हुए तो फिर खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नवान्न क्षेत्र पर जो मतलब निर्णय लिया है, ये मतलब 48 घंटे तक आपका मतलब बंगाल का जो बिजली का जो डिपार्टमेंट से लेकर म्यूनिसिपैलिटी से लेकर मतलब कहीं भी इलाका पे सभी इलाका पर मतलब छुट्टी मतलब बातिल कर दी। क्योंकि अभी देखिएगा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेकर जो मतलब जो लोग सबसे बड़ी जो मतलब जो काम करने वाले जो लोग हैं, अगर मतलब लैंडफॉल होगा तो लैंडफॉल होने के बाद क्या हो सकता है, हम कई सालों से बंगाल का जो हाल हमने पिछले कई दिनों से जो देखा था, तो इसके मतलब नजर में रखते खुद मुख्यमंत्री ने सीधा तौर से ही कहा जी फिलहाल पश्चिम बंगाल को जो मतलब परिस्थिति जो हमने पिछले कई सालों से जो देखा, इसी कारण से बिजली विभाग से लेकर म्यूनिसिपैलिटी से लेकर मतलब सभी इलाका पर मतलब हाई अलर्ट जारी कर दी। 12 से 13 डिस्ट्रिक्ट मतलब हाई अलर्ट जारी कर दी और 12 से 13 डिस्ट्रिक्ट को एनडीआरएफ का टीम भी मतलब तैनात हो चुका है। लेकिन सवाल जो अभी आ रहा है, जो जानकारी फिलहाल जो अभी जो जानकारी जो मिल रहा है तो अनुसार मतलब लैंडफॉल जो होगा वो करीब मतलब ओडिशा और बंगाल का बॉर्डर के आसपास हो सकता है। लेकिन होने के बाद वो मतलब सुपर साइक्लोन धीरे धीरे बंगाल की तरफ आगे बढ़ेगा। तो ये ओडिशा के संतरी यहाँ रुक करेंगे, ओडिशा में किस तटीय इलाके में टकराने की संभावना है और कितने बजे तक टकराने की संभावना है? ओडिशा में सबसे जो अभी जो मतलब जो खबर मिली है कि ओडिशा का पुरी और चांदीपुर हो सकता है लैंडफॉल होने के बाद धीरे धीरे बालासोर कर धीरे धीरे मतलब बंगाल की तरफ आगे बढ़ेगा। लेकिन बंगाल की तरफ जब आगे बढ़ेगा मतलब तेजी हवा तो चलेगी, उसके साथ मतलब भारी से अति भारी बारिश भी होगा। तो जब बंगाल की तरफ जो आगे बढ़ेगा कम से कम उसका जो तेजी हवा कम से कम 100 से 120 किलोमीटर के आसपास में हो सकता है। लेकिन अभी भी मतलब यही जानकारी जो अभी जो मिला है, इसीलिए एनडीआरएफ का टीम और बंगाल के प्रशासन ने समुद्र तट पर मतलब पूरा सुबह से घेर लिया है। किसी को समुद्र में जाने के लिए मना कर रहे हैं। मतलब सुबह से पूरा हम यही तस्वीर जो सामने आ रहा है, क्योंकि अभी जो फिलहाल जो परिस्थिति के सामने आया मौसम विभाग का जो जानकारी है, पश्चिम बंगाल की उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना से लेकर मेदिनीपुर पूरा 2 मेदिनीपुर क्षेत्रों से लेकर मतलब आपका सासक हावड़ा हुगली कलकत्ता होकर मतलब ये बांग्लादेश की तरफ निकल जाएगा। ऐसी एक मतलब रूट गाइड भी मतलब दिया है विभाग ने। लेकिन इसी कारण से मतलब ये जो तस्वीरें सामने जो हम देख रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल का हावड़ा हुगली मुर्शिदाबाद नदिया बीरभूम पुरुलिया बांकुड़ा सभी क्षेत्रों पर अति से अति भारी बारिश मतलब 48 घंटे तक बारिश ये सब जो सामने आया। सवाल ये है कि अम्फान से सबक लेते हुए सरकार की जो तैयारी उसमें काफी कुछ ज्यादा देखने को मिला। जैसे अम्फान में तमाम बंगाल में कितना नुकसान हुआ तो सबको पता है। जिस अंदाज से में केंद्र सरकार और भारत राज्य सरकार के बीच तनातनी देखने को मिला था, अब उसको लेकर केंद्र सरकार भी अलर्ट है। राज्य सरकार उसको लेकर क्या तैयारी जो कर, आपने बताया कि एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। खासतौर पर कोलकाता जो राजधानी, वहां की क्या परिस्थिति है? सबसे हमने जो कहा है वो तो सबसे बड़ी सवाल तो यही है जो फिलहाल जो ममता बनर्जी ने कहा है मतलब टीम तो हर क्षेत्रों पर तैनात कर दी गई है। लेकिन उसके साथ साथ ही मतलब कोई इलाका मतलब जैसे आप समझ लीजिएगा बंगाल का समुद्र जो तट है, समुद्र तट के आसपास से जो कच्चे जो मकान है वही सभी मकान को खाली कर दिया गया अभी। क्योंकि कितने लोगों को कितने लोगों को सामुद्रिक जो एरिया है तटीयवर्ती इलाके से लोगों को
रेस्क्यू ऑपरेशन जो रूम होता है वहां ले आ गया है, कितना कुछ जानकारी है आपके पास? करीब आप देख लीजिएगा समुद्र के तट से मतलब करीब 50 से 60 हजार लोगों को मतलब वहीं से मतलब खाली कर दिया गया है। जो कच्चे मकान थे वो सभी लोगों को मतलब कम से कम आपका 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर कई बिल्डिंग का लेकर कोई चौहान मंदिर के पास में मतलब लेके गया है बंगाल की प्रशासन ने। और साथ साथ बंगाल की प्रशासन ने सीधा तौर से ही कहा कि करीब 48 घंटे तक मछुआरों को समुद्र में जाने के लिए मना भी कर दी। अभी भी लैंडफॉल जो मतलब जो हमको जो जानकारी मिल रहा है करीब शाम को पूरी के आसपास लैंडफॉल हो सकता है। चंदन तो हम ये पूछ रहे हैं क्या बंगाल में जो पिछली बार हुआ था आपके सुंदरबन एरिया, वहां सुंदरबन एरिया में क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा इसका? बात तो वही है क्योंकि दक्षिण 24 परगना होकर मतलब वो कलकत्ता से निकलने वाला है, उसके बाद बांग्लादेश की तरफ मतलब वो धीरे धीरे मतलब निकल जाएगा। लेकिन इसीलिए सुंदरबन की तरफ से मतलब सबसे बड़ी बात तो हम पिछले दिन भी देखा था। तो अभी तो आप समझ लीजिएगा अमन धान का मतलब सबसे बड़ी सीजन है अभी। तो काल से मतलब जो किसान लोगों ने वो मतलब पूरा उसका जो खेती बाड़ी जो करता है किसान लोगों ने पूरा अमन धान को मतलब वहीं से मतलब काल से वो मतलब सीधा उसका घर वापस मतलब उठा कर लेके गया उसका खुद अपना जमीन से। क्योंकि ये बार बार मतलब बोलने का बात तो यही है, पिछले आमफान से लेकर कई जो बड़े से बड़े तूफान में तो मतलब नुकसान हुआ था पश्चिम बंगाल का। इसीलिए मतलब सरकार और भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते है। ये सबसे बड़ी मतलब जो सिस्टम है ये मतलब इसी जो तूफान जो आने वाला है इसी में दिखाई दिया। खुद ममता बनर्जी ऐसी कहा जो इलाके पर मतलब होने के बाद भारी से भारी बारिश हो सकता है, मकान भी है कोई पुराना मकान भी है वो भी जल्द से जल्द खाली करो। ये सबसे बड़ी नवान्न अक्टूबर मुख्यमंत्री ने जो बैठक किया है ये सीधा तौर से मतलब उन्होंने कहा। इसके बाद कलकत्ता म्यूनिसिपालिटी से लेकर वही इलाका जो म्यूनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन लेकर सभी इलाका मतलब अभी भी संद्रुदा एक सवाल है कि कलकत्ता के साथ साथ हम बात करें कि दीघा वो क्षेत्र है जहां से अम्फान ने पूरी तरह से तबाही मचा के रखी थी, और दीघा के बाद में क्या है? दीघा तो बिल्कुल तटीवर्ती इलाके में है। जी बिल्कुल बिल्कुल दीघा में मतलब सुबह से मतलब एनडीआरएफ और प्रशासन का जो पुलिस टीम भी मतलब समुद्र तट पर मौजूद है, किसी को दीघा मतलब जाने नहीं देता है। क्योंकि हम सुबह से देख रहे हैं दीघा की जो मतलब मौसम वो भी मतलब धीरे धीरे कभी मतलब चेंज हो गया क्योंकि समुद्र का जो पानी है वो करीब करीब 10 फुट का ऊपर मतलब आ रहा है। वो तो हम सीधा तस्वीर में देख सकते हैं क्योंकि दीघा जो समुद्र का जो पानी है वो सीधा मतलब टाउन के सिटी मतलब शहर के अंदर धीरे धीरे आ रहा है। क्योंकि मतलब अभी भी मतलब कोटाल भी शुरू होने वाला है क्योंकि आज मतलब पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन में कोटाल भी होता है। तो इसी कारण से मतलब दो तरफ से एक तो सुपर साइक्लोन की वजह से मतलब कोटाल की वजह से मतलब फिर से पश्चिम बंगाल का भारी से भारी नुकसान होता है। ये सबसे बड़ी सामने आ रहा है। जी चंदन जी, जानकारी देने के बहुत बहुत धन्यवाद शांतनुदा, और आगे की और जानकारी के लिए आपके साथ भी हम जुड़ेंगे। तब तक आप तमाम सारी चीजों पर नजर रखिए कि जैसे जैसे अपडेट होगा हम आपके साथ ही डाटा जो है सब कुछ शेयर करते रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। जी जी, जहां आपने सुना है कि हमारे सहयोगी ने जायद को लेकर किस तरह से बंगाल सरकार की तैयारी है उसको लेकर पूरी तरह से लिखा जोखा अपने सामने रखा। जैसे अम्फान एक ऐसे तूफान जो कोविड काल के समय बंगाल से लेकर बांग्लादेश तमाम क्षेत्र को तबाही मचा के रखती थी। आखिरकार ये तूफान इतना खौफनाक क्यों होते हैं, बंगाल की खाड़ी से तूफान इतने ज्यादा भयानक क्यों होते हैं, उसको आज चर्चा करेंगे। तूफान क्या होते हैं, तूफान किस तरह से तैयारी के साथ धरती को विनाश की ओर चले आते हैं, साथ ही बात करेंगे तूफान का नाम किस तरह से रखा जाता है। जी हां, अब रुक करते हैं तूफान के बारे में चर्चा जो हमारे विश्लेषण है। भारत और दुनिया भर में तटीय इलाके में हमेशा चक्रवाती तूफान से जूझते रहते हैं। चक्रवाती तूफानों का अलग अलग जगह से हिसाब से ही अलग अलग नाम दिया जाता है। साइक्लोन, हरिकेन, टाइफून, ये तीन ही चक्रवाती तूफान होते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर और उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर में आने वाले चक्रवाती तूफान हरिकेन कहलाते हैं। बात करें उत्तरी पश्चिम प्रशांत महासागर में आने वाले चक्रवाती तूफान को टाइफून और पश्चिमी दक्षिण हिंद महासागर से आने वाले तूफान को साइक्लोन कहा जाता है। भारत में आने वाले चक्रवाती तूफान दक्षिणी प्रशांत और हिंद महासागर से ही आते हैं, इसलिए उन्हें साइक्लोन कहा जाता है।
इनके घूर्णन की दिशाएं भी अलग अलग होती है। पृथ्वी के आधे ऊपरी हिस्से यानी कि उत्तरी गोलार्ध में आने वाले चक्रवर्ती तूफान घड़ी की सुई के चलने की दिशा यानी कि क्लॉक वाइज तरह से घूमता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में आने वाले तूफान घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा में यानी कि एंटी क्लॉक वाइज की तरफ से चलने लगते हैं। आपको हम समझाने की कोशिश की कि तूफान क्या होता है। तूफान तीन तरह का है, टाइफून, हैरिकेन और साइक्लोन। क्यों आते हैं चक्रवाती तूफान, पृथ्वी और वायुमंडल के हिसाब से ये क्यों पैदा होते हैं, रुक करते उस पर क्या विश्लेषण होता है, वैज्ञानिक खासतौर पर मौसम विभाग ने इस पर क्या कहते हैं, धरती की मौसम विभाग का लेकर क्या कुछ राय है। पृथ्वी के वायुमंडल में हवा होती है, समुद्र के ऊपर भी जमीन की तरह ही हवा होती है। हवा हमेशा उच्च दबाव से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की तरह बहती है। जब हवा गर्म हो जाती है तो हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। जब समुद्र का पानी गर्म होता है तो इसके ऊपर मौजूदा हवा भी गर्म हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। इस जगह पर निम्न दाब का क्षेत्र लगा जाता है। जी आपको पता है, निम्न दाब होने के कारण वहां जो वायु की गतिविधि ज्यादा हो जाती है। आसपास मौजूद ठंडी हवा से इस निम्न दाब वाले क्षेत्र को भरने के लिए इस तरफ से बढ़ने लगती है, लेकिन पृथ्वी अपनी धुरी पर लट्टू की तरह घूमती रहती है। इस वजह से यह हवा सीधी दिशा में ना आकर घूमने लगती है और चक्कर लगाते हुए उस जगह की ओर आगे बढ़ना की प्रयास करता है, जिसे हम चक्रवाती कहते हैं। चक्रवात तेजी से घूमती हवा होती है, इसलिए इसका मध्य बिंदु हमेशा रिक्त होता है, क्योंकि घूमती हुई हवा उस बिंदु के चारों ओर घूमती है लेकिन उस बिंदु तक नहीं पहुंचती है। इसे चक्रवाती की आंख कहते हैं। जो हवा गर्म होकर उठती है और उसमें नमी होती है, इसलिए चक्रवात में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश भी होती है। चक्रवात घूमते हुए आगे बढ़ता है और जब समुद्र तट से टकराता है तो कमजोर पड़ने लगता है। इसका कारण जमीन पर हवा का उच्च दबाव होना। चक्रवात की दिशा का अनुमान लगाया जाता है, लेकिन चक्रवात का रास्ता निश्चित नहीं किया जा सकता है। कई बार चक्रवात अपना रास्ता तट से टकराने से पहले हवा की दबाव के चलते बदलते हैं। हवा की रफ्तार हिसाब से इन चक्रवातों का 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। श्रेणी में एक आता है 119 किलोमीटर प्रति घंटा से 153 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार तक। दूसरे श्रेणी होते हैं 154 से 177 किलोमीटर प्रति घंटा। श्रेणी 3 में आते हैं 178 में से 208 किलोमीटर प्रति घंटा। श्रेणी 4 में 209 से 251 किलोमीटर प्रति घंटा और 5वीं श्रेणी में आते हैं 252 से लेकर उससे अधिक रफ्तार को तूफान कहा जाता है। आखिरकार आपने देखा किस तरह से तूफानों की जो 5 श्रेणी है, 100 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर की रफ्तार से ज्यादा तूफान कहा जाता है। अगर 250 किलोमीटर की रफ्तार से ज्यादा 300 किलोमीटर होता है तो धरती नहीं मानव सभ्यता को पूरी तरह से विनाश का कारण बना सकता है ये तूफान। चक्रवात सिर्फ भौगोलिक क्षेत्र से देखा जाए तो एक हवा है। जब हम भौगोलिक क्षेत्र के लिए चर्चा करते हैं तो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है हवा। हम सोचते हैं कि धरती पर ही हवा है, लेकिन समुद्र में हवा नहीं। समुद्र में जो हवा होती है वो काफी मजबूत होता है। उस दोनों हवा जो मिलते हैं तब जाके ये चक्रवाती तूफान धीरे धीरे धरती की ओर बढ़ने लगता है। तब समुद्र से टकराने के बाद ही इसे तूफान का नाम से जाना जाता है। कैसे होता है नामकरण, और तूफान के नामकरण को लेकर हम चर्चा करेंगे। किस तरह से नाम रखा जाता है, औपचारिक नाम किन किन देशों के साथ रखा जा सकता है, क्योंकि साल में हर नाम जैसे जायात, आइला, हुदहुद, तमाम सारे नाम जो होते हैं किस तरह से रखा जाता है इस पर हम चर्चा करेंगे। औपचारिक नाम रखने की परंपरा 1950 में अमेरिका से शुरू हुई थी। इससे पहले कहा जाता है कि तूफानों का नाम नाविक अपनी प्रेमिकाओं के नाम पर रखते थे, इसलिए शुरुआत में औपचारिक रूप से तूफानों का नाम महिलाओं के नाम से होते थे। 70 दशक से यह परंपरा बदल गई। यानी कि आप यह सोच सकते हैं, जब नाविक अपनी समुद्र के रास्ते में जाते हैं, समुद्र यात्रा करते हैं, तो अपने प्रेमिका के नाम पर ही इसका नाम रख दिया जाता है। चाहे उस प्रेमिका की कुछ भी नाम हो, उस नाम से उसको रखा जाता था।
लेकिन जैसे समय बदलाव हुआ, समय के साथ इस सारे परंपराओं को बदलाव के साथ लाया गया, जो 70 दशक में आके बदलाव में परिवर्तन हुआ, बदलाव की गई और तूफानों का नाम जो है महिला और पुरुष दोनों के नाम पर होने लगे। सम संख्या वाले वर्षों की तूफानों का नाम महिलाओं के नाम और विषम संख्या वाले वर्षों वाली संख्या के नाम पुरुषों के नाम पर किया जाता है। 2004 से हिंद महासागर में आने वाले तूफानों के नाम बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड मिलकर रखते हैं। हर तूफान का नाम इसी क्रम से एक देश रखता है। जैसे अक्टूबर 2018 में आया तितली तूफान का नाम पाकिस्तान ने रखा था। फनी तूफान का नाम बांग्लादेश ने दिया था। वायु तूफान का नाम भारत ने दिया था। फनी, तितली और वायु ये 3 ऐसे तूफान हैं जो बांग्लादेश से लेकर तमाम सारी चीजों को तबाही मचाने में काम किया था। रुक करते हैं, देश की सबसे बड़ा जो तूफान हुआ था वो कब हुआ था? 11 नवंबर 1970 में आया एक ऐसा तूफान जो देश सहित पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। कहा जाता है ये तूफान इतना खतरनाक था कि लाखों लोगों की जान चली गई थी। तूफान इतनी ताकतवर थे। 11 नवंबर 1970 को बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती भोला ने, चक्रवाती का नाम भोला, इस नाम से शायद बंगाल का ही और भारत का ही नाम रखा गया था भोला। भोला ने पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में जमकर तबाही मचाई थी। इसे आज भी भारत का सबसे खतरनाक चक्रवात माना जाता है, तो दुनिया की सबसे खतरनाक प्राकृतिक आपदा में भी गिना जाता है। इस चक्रवात की वजह से करीब 5 लाख लोगों की जान चली गई थी। आपको हमने बताया था कि इस तूफान ने लाखों लोगों की जान ले ली थी, लेकिन 5 लाख लोगों की जान चले जाना इस तूफान से बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इतने लोगों की मृत्यु की वजह थी गंगा के निचले हिस्से के भयानक बाढ़ आना। भोला 1970 में उत्तरी हिंद महासागर के चक्रवाती सीजन में आया सबसे तगड़ा साइक्लोन था। खतरनाक साइक्लोन की लिस्ट में इसे आज भी 6ठे नंबर पर रखा गया है। डूब गया था 5500 टन की जहाज। इस साइक्लोन की वजह से 8 और 9 नवंबर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जोरदार बारिश से रिकॉर्ड दर्ज की गई थी। पोर्ट ब्लेयर में 130 मिलीमीटर बारिश की वजह से बाढ़ आ गई थी। 12 नवंबर को इस चक्रवात में 5500 टन का MV महाजग मित्र जहाज तक डूब गया था। इस जहाज पर सवार सभी 50 लोगों की मौत हो गई थी। ये जहाज कलकत्ता यानी कुछ समय कोलकाता से कुवैत जा रहा था। जहाज की तरफ से सिग्नल तक भेजा गया था, लेकिन जब तक मदद पहुंचती जहाज तब तक डूब चुका था। पश्चिम बंगाल और दक्षिण असम में इसकी वजह से जोरदार बारिश हुई। 8 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में दबाव का क्षेत्र बनना शुरू हुआ। साइक्लोन लगातार मजबूत होता गया। पश्चिम बंगाल और असम की तबाही मचाना शुरू कर दिया। 10 नवंबर को पश्चिम बंगाल में 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं के बाद बांग्लादेश में जोरदार बारिश हुई। इस साइक्लोन की वजह से कई गांव उजड़ गए और हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो गई थी। इस साइक्लोन ने इन 2 राज्यों की इतनी तबाही मचाई थी कि आज भी यहाँ के बुजुर्ग उसकी याद आते हैं तो दहशत में आ जाते हैं। जिस हिस्से की सबसे ज्यादा असर बांग्लादेश की ताजमुद्दीन में स्थित उप जिला में देखने को मिलता है। इस हिस्से की 45% आबादी यानी 1,67,000 लोग इसकी वजह से मारे गए थे। तूफान के समय पाकिस्तान में मिलिट्री का शासन था। पाकिस्तान में उस समय शासन मिलिट्री शासन, सैन्य शासन हुआ करता था। चक्रवात से प्रति देर से प्रतिक्रिया दिखाने की वजह से तत्कालीन पाकिस्तान के लीडर जनरल यागा खान ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आलोचना का सामना करना पड़ा था। भोला, इस नाम तो आपने शायद सुना है कि भोला बहुत ही सुंदर नाम है, लेकिन देखने में शांत स्वभाव का होते हैं। भोला मतलब हम हिंदू धर्म की बात करें तो भगवान शंकर के नाम से भी हम लोग जोड़ते हैं भोले भंडारी, लेकिन भोलानाथ का इस नाम ने इस तरह से तबाही मचाने की काम किया था जो आज भी लोग दहशत में है। 2 राज्य और एक देश बांग्लादेश, भारत, इस 2 देशों में आज भी उसका प्रतिक्रिया देखने को मिलता है। आखिरकार भोला के तांडव से पूरी तरह से तबाह होने का कारण 5 लाख लोगों की जान चली गई थी। एक जहाज जो समुद्र में डूब गया था। भोला देखना में भोला है, लेकिन इतना आसान नहीं था भोला को पहचानना। 1970 की एक घटना,
जहां साइक्लोन अरब सागर से आया था। ये साइक्लोन जो था 1976 में भोला ने अरब सागर पश्चिमी जो भारत है पश्चिमी सागर में उसका उत्पत्ति हुई थी। सागर से आए अरेबियन सी साइक्लोन सौराष्ट्र कहर बरपाया था। सौराष्ट्र गुजरात की जगह है, सौराष्ट्र में उसका ज्यादातर पर असर देखने को मिला। इस हिस्से में 1975 से 1976 के 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं 51 गांव को नुकसान पहुंचाया था। 70 लोगों की मौत हुई थी। 3 करोड़ रुपया प्रति संपत्ति का नुकसान पहुंचाया था। कहते हैं कि 4 दशकों में आया वो आखिरी बड़ा तूफान था। साल 2019 के बाद भारत में 8 चक्रवात देखे, जिसमें 5 अरब सागर से आए हुए थे। भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने चक्रवाती तूफान को लेकर बहुत बड़ा चेतावनी दे दी है। अब बात करें अब तक की जो अपडेट है हमारे पास पहुंच चुका है। उड़ीसा में उसकी बारिश और कहर बरपाना शुरू करती है। इस वजह से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के कई हिस्से में भारी बारिश व्याहत होने की चेतावनी जो जारी की गई थी वो जारी हो चुका है। चक्रवात के खतरे को लेकर प्रशासन लगातार मुस्तैद है। जानते हैं कि देश में अब तक की खतरनाक चक्रवात तूफान के बारे में, क्योंकि आपको सबसे पहले हमने बता दिया कि 1976 की भोला के तूफान के बारे में, लेकिन अब बात करते हैं देश में सबसे खौफनाक यानी कि भयावह जो रूप दिया था 5 ऐसे खतरनाक साइक्लोन के बारे में। 1999 यानी कि 2000 साल 20वीं सदी की शुरुआत यानी अंत में 1999 का खतरनाक सुपर साइक्लोन भारत में आया था। सबसे ज्यादा खतरनाक तूफानों में से एक तूफान है सुपर साइक्लोन, जिसे उड़ीसा साइक्लोन के नाम से भी जाना जाता है। ये तूफान 1999 में आया था, 1989 में आया था। इस साइक्लोन ने भारत में जमकर तबाही मचाई थी। 25 अक्टूबर 1989 में अंडमान सागर से उठी सुपर साइक्लोन की रफ्तार करीब 260 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। सुपर साइक्लोन ने सबसे ज्यादा तबाही उड़ीसा से मचाई थी। तूफान की वजह से 18 लाख से ज्यादा मकान ध्वस्त हो गए थे। सरकारी आंकड़े के मुताबिक उड़ीसा में सुपर साइक्लोन की वजह से 9,887 लोग मारे गए थे। राज्य के जगत सिंहपुर में अकेले ही 8,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। हालांकि कहा जाता है कि जिससे अधिक संख्या में लोग मारे गए थे। एक अनुमान के मुताबिक इस तूफान की वजह से लगभग 3,200 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ था। भारत के अलावा पड़ोसी देश म्यांमार, बांग्लादेश के अलावा थाईलैंड में भी इस तूफान का असर पड़ा था। तूफान से मची तबाही को देखते हुए दुनिया में कई देशों की मदद ओडिशा को मिली थी। दूसरा बात करें, इसी साल मई में आया था साइक्लोन ताउते। 1989 में और एक तूफान आया था ताउते। ताउते खतरनाक चक्रवात तूफान में से माना जाता है और इस तूफान महाराष्ट्र, गुजरात में अपना जबरदस्त कहर बरपाया था। ये तूफान इसी साल 14 मई में आया था। तूफान की गति 220 किलोमीटर प्रति घंटा करीब थी। तूफान में 170 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि बड़ी संख्या के लोग गायब भी हो गए थे। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि इस तूफान ने 15,000 करोड़ से ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। तूफान का असर इतना व्यापक था कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान समेत कई शहरों में उसका असर दिखा और तेज हवा भी बहने लगी थी। 2014 में खतरनाक सुपर साइक्लोन हुदहुद देश में पूरी तरह से तहलका मचा के रखा था। हुदहुद को भी शुमार किया जाता है इन तमाम खतरनाक साइक्लोन की लिस्ट में। हुदहुद उष्ण कटिबंधीय चक्रवात तूफान था और ये नाम ओमान ने रखा था। हुदहुद का नाम एक पक्षी के नाम पर रखा गया था। 2014 में अक्टूबर में आई
साइक्लोन हुदहुद ने देश में जमकर तबाही मचाई थी। यह तूफान विशाखापट्टनम में एक 215 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से टकराया था। तूफान हुदहुद की शुरुआत 6 अक्टूबर को अंडमान सागर से हुई थी और 8 अक्टूबर का चक्रवात में बदल गया था। 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले इस तूफान ने आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और ओडिशा के बुरी तरह से तबाही मचा के रख दिया था। आंध्र प्रदेश समेत कई राज्य की फसल है चपट हो गया था। तूफान की वजह से 124 लोगों की जान चली गई थी। इस तूफान का असर इस कदर था कि इसका असर उत्तर प्रदेश तक भी देखा गया था। यहां 18 लोगों की मौत हो गई थी। इसकी तबाही से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 1000 करोड़ रुपया का राहत पैकेज जारी की गई थी। 4 नंबर पर आता है साइक्लोन वर्दा ने भारी मात्रा से तबाही किया था। साइक्लोन वर्दा भी खतरनाक तूफानों में से एक है। साइक्लोन वर्दा बंगाल की खाड़ी में उठा एक चक्रवाती तूफान था। यह 12 दिसंबर 2016 को आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट से टकरा गया था। पाकिस्तान द्वारा दिया गया इसका नाम वर्दा था, जिसका मतलब लाल गुलाब। चेन्नई में 90 से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली थी। इसकी रफ्तार 130 किलोमीटर तक की गई थी। साइक्लोन की वजह से हजारों हेक्टेयर फसलें जो होता है बर्बाद हो गई थी। लाखों पेड़ उखाड़े गए थे। 10,000 से ज्यादा बिजली के खंभे गिर गए थे। इससे 47 लोग भी मारे गए थे। कई हजार करोड़ की संपत्ति नुकसान हुई थी। इस तूफान की वजह से सबसे ज्यादा तबाही चेन्नई अंडमान निकोबार में हुई थी। श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया आदि देशों के भी इसका असर देखा गया था। 5वें नंबर पर बात करें साइक्लोन की नाम ओखी। ओखी में 300 लोग से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। 2017 में आई और एक तूफान ओखी मंजर छोड़ गई नई दिशा की ओर। तूफान का असर दक्षिण पश्चिम भारत, श्रीलंका और मालदीव में दिखा था। ओखी तूफान 19 नवंबर को श्रीलंका में दक्षिणी पूर्वी तट से बनना शुरू हुआ। ओखी ने खूब तबाही मचाई। इस वजह से समुद्र तटीय इलाके में खूब बारिश हुई थी। तूफान में 318 लोगों की मौत हुई, जिससे अकेले ही 218 लोग भारत में मारे गए थे। श्रीलंका में 27 लोग मारे गए थे। यूपी तक का उसका कहर था। 6ठे नंबर पर आता है यूपी तक रहा था साइक्लोन फेलिन का असर। फेलिन भी तूफान 2013 में आया था, जो यूपी तक मजबूर कर दिया था उससे आफत को निपटने के लिए। अंडमान सागर में कम दबाव क्षेत्र के रूप में उत्पन्न हुए फेलिन ने 9 अक्टूबर को उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पार करते हुए ही चक्रवाती तूफान के रूप ले लिया। इस चक्रवात ने सबसे ज्यादा नुकसान ओडिशा, आंध्र प्रदेश में किया था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, मिर्जापुर, सोनभद्र जिले में भी इसका असर दिखा था और खूब बारिश भी हुई थी। इस चक्रवात को फेलिन नाम से जाना जाता है। फेलिन का अर्थ होता है नीलम। इसका नाम थाईलैंड ने दिया था। इस साइक्लोन ने 90 लाख लोगों को प्रभावित किया था, जबकि 2.34 लाख घर क्षतिग्रस्त हो गए थे, जबकि 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धान की फसलें बर्बाद हो गई थे। साइक्लोन की वजह से ही 45 लोग मारे गए थे। 7 नंबर की बात करें, दक्षिण राज्य में चक्रवाती तूफान का नाम से नीलम नाम से मचा हुआ तूफान का नाम है। चक्रवाती तूफान नीलम भारत के सबसे घातक उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती तूफान में से एक है, जिसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत के बंगाल की खाड़ी से होते हुए हुई थी। चक्रवात नीलम से भारी बारिश और तेज हवाओं ने तमिलनाडु के चेन्नई और आंध्र प्रदेश के ककीनाडा को बहुत प्रभावित किया था। 28 अक्टूबर 2012 को आए तूफान ने 75 लोगों की जान ले ली थी। कई समुद्र तटीय इलाके में रहने वाले हजारों लोगों को सुरक्षित जगह ले जाया गया। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फसलों को खासा नुकसान हुआ। कई घर तो बेघर हो गए हैं। जी हाँ, इस हिसाब से आपको हमने 10 तूफान के नाम बताए। प्रकृति की रूप इतना भयानक होता है कि इंसान उससे कुछ नहीं कर सकता है। विज्ञान जितना मजबूत होता है, उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है प्रकृति। प्रकृति का प्रकोप से बचना मानव सभ्यता के लिए मुमकिन है। आपको बता दें, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर उष्ण तटीय बंध यानी खासतौर पर जो पृथ्वी की जो तापमात्रा है वो बढ़ती जा रही है, जिसके कारण आने वाले समय में आए दिन तूफान से लेकर भूकंप से लेकर तमाम प्राकृतिक आपदा हमें देखने को मिलता है कि प्राकृतिक आपदा एक ऐसा चीज है, विज्ञान उसे रोकने में नाकाम हो सकता है। अमेरिका में बैठे हुए नासा के सामने से ही कई तूफान चले जाते हैं, लेकिन विज्ञान वहां कुछ नहीं कर सकते। विज्ञान अपने आप में ही हाथ पीछे कर लेते हैं, इससे निपटना नहीं चाहते।
कुछ ही साल पहले की घटना की बात करें तो नासा के जस्ट 500 किलोमीटर दूरी से ही एक ऐसा तूफान अमेरिका में कोहरा मचाया था जिसे आज भी अमेरिका की उस क्षेत्र में खौफ है, सदमा में। अगर इसका नाम लिया जाता है तो वहां लोग सदमे में आ जाते हैं। बंगाल की खाड़ी से इतना चक्रवाती तूफान होता है तटीयवर्ती इलाका, चाहे आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु, केरल, बंगाल, उड़ीसा, बांग्लादेश, त्रिपुरा, एक ऐसी जगह है जहां तटीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। तटीय क्षेत्र इसलिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, जिस तरह से वहां वाणिज्य के हिसाब से सही माना जाता है, उतना ही सामुद्रिक चक्रवाती तूफान का खतरा बहुत ज्यादा होता है। ये था हमारे खबरों के विश्लेषण चक्रवाती तूफान को लेकर, और रुक करते हैं देश की कुछ बड़ी खबरों पर। इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों की बैठक में बड़ा फैसला, एमएसपी पर बनने वाले कमेटी के लिए 5 नाम पर सहमति बन चुका है। इस वक्त जो बड़ी खबर है, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई एमएसपी पर बनने वाली कमेटी के लिए 5 नाम सहमत हो चुके हैं। अगले मीटिंग जो है वो 7 को है। आपको बता दें किसान आंदोलन को लेकर सबसे बड़े अपडेट है कि एमएसपी को लेकर जो कमेटी बनना था उस कमेटी में 5 लोगों के नाम सहमति बन चुका है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा के एसकेएम नेताओं की जरूरी बैठक हुई थी। इस मीटिंग के दौरान केंद्र सरकार के एमएसपी कमेटी के लिए 5 नाम पर सहमति बनी है। तय किसानों के नाम जो है, किसान नेता बलबीर सिंह राजवेला, गुरनाम चढ़नी, युगवीर सिंह, शिव कुमार तक्का, अशोक धावले शामिल है। अगली बैठक में 7 दिसंबर को होगा, जिसमें पूरी तरह से सहमति बन गई है।